चलो भाई, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो वी वर डूइंग कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल। तो ये हिंदू लॉ में अलग है, मुस्लिम में अलग है, और क्रिश्चियन पारसी में अलग है, सिखिज्म में अलग है। अब हमको सिलेबस के हिसाब से बस चार पढ़ाए जाते हैं: हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। तो जिनके नहीं है उनके हिंदू वाले ही लागू होंगे। क्यों? क्योंकि उनका कोई अलग कानून है नहीं। इज दैट क्लियर? तो वैलिड मैरिज क्या होती है पता है? जहां पे ये पांच बातें फुलफिल हो जाए, दैट इज अ वैलिड मैरिज। इनमें से एक भी अगर नहीं फुलफिल हुआ तो उसे क्या बोला जाएगा? वॉइड। तो हिंदू रिलीजन में वॉइड और वैलिड का एज वेल एज वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है। तो सपेंडर रिलेशनशिप ये सब आपको पता है। मुस्लिम मैरिज में वॉइड मैरिज को बातिल बोलते हैं, और यहाँ पे वॉइडेबल कुछ होता नहीं है, उसको फसाद बोलते हैं जो इरेगुलर है। और वो तभी इरेगुलर है जब तक उसको रेगुलर ना किया जाए, कि चार बीवियों के होते हुए एक और आ गई, तो या तो एक मर जाए या मार दो, व्हाट्स एवर इट इज। ओके, चलिए। पॉलीएंड्री, कॉन्सेंजुइनिटी, एफिनिटी, फॉस्टरेज हम लोग पढ़ चुके थे। वॉइडेबल मैरिज, इरेगुलर, ये सब हो चुका था। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंगली किस मैरिज को वैलिड बोलेंगे, किसको वॉइड, किसको वॉइडेबल। तो ध्यान से सुनिएगा। क्रिश्चियन लॉ में मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? आप जाएंगे चर्च, चर्च में कोई आग वाग तो जलाई नहीं जाती है, तो वहां पे कुछ मंत्र वंत्र पढ़ेंगे क्लर्जीमैन या प्रीस्ट, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो लोगों से उनकी विश पूछेगा, दे वांट टू मैरी और नॉट। फिर वो एक स्टेटमेंट बोलेंगे, आई सो एंड सो इज विलिंगली एज पर द चॉइस ऑफ लॉर्ड गॉड, जो भी, एक्सेप्ट सो एंड सो एज माई हस्बैंड। हस्बैंड जो लड़का होगा वही बोलेगा एज माई वाइफ। फिर वो साइन वगैरह करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो क्रिश्चियन मैरिज भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। इज दैट अंडरस्टूड? बट अगर ये आपस में कुछ साल बाद नहीं रहना चाहते, तो इंडियन डाइवोर्स एक्ट इनके लिए बना है, जो इनकी मैरिज को नल एंड वॉइड, मतलब गलत साबित कर देगा कि अब ये साथ में नहीं रहना चाहते, तो ये डाइवोर्स हो गया इनका। इज दैट क्लियर? बट क्रिश्चियंस के लिए इंडियन डाइवोर्स एक्ट या किसी भी कानून में साफ साफ नहीं लिखा व्हाट इज वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। सिर्फ ये बताता है कि मैरिज को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे, कि भाई रहो साथ में तो मैरिज, नहीं रहो तो डाइवोर्स, दैट्स इट, खत्म कहानी। सो जहां पे अगर मैरिज मैरिज को खत्म करना है, डाइवोर्स लेना है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो केस कर सकती है। कहां पे? कोर्ट में तो कोई भी केस कर सकता है, हम बात कर रहे हैं चर्च की। अब किस केस में अग्रीव्ड पार्टी सो कॉल्ड रिलीफ मांग सकती है? हस्बैंड इज इंपॉर्टेंट, तो वाइफ बोल सकती है मेरे को इसके साथ नहीं रहना। वाइफ इज अनेबल टू बी प्रेग्नेंट एंड गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, तो यहां पे अलग अलग दोनों को रख सकते हैं, डाइवोर्स हो सकता है, शादी खत्म की जा सकती है। किसी को मैरिज और वेडिंग का तो डिफरेंस नहीं पूछना भाई। मैरिज दो लोगों के बीच में होती है, वेडिंग इज द सेरेमनी जहां हम जाते हैं गेस्ट बन के। अब आप बोलते हैं ना आज हम किसी की मैरिज में जा रहे हैं, आप गलत बोलते हैं, आप वेडिंग में जाते हैं। इज दैट क्लियर? डिक्री ऑफ नलिटी, डिक्री इज अ टाइप ऑफ सर्टिफिकेट ओनली। अगर ऐसे रिश्ते में शादी हो गई, भतीजी में और चाचा में, ताऊ जी में और मौसी की लड़की में, तो ये बोले जाते हैं कॉन्जैग्युनिटी। इस केस में ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, यहां पे शादी नहीं हो सकती, तो यहां पे भी शादी को गलत करार दे दिया जाएगा। मैरिज में बी कैंसल्ड इफ द फॉर्मर स्पाउस, हस्बैंड, ये किताब में नहीं लिखा है शब्द, either was living at the time of marriage, मतलब सर, if former spouse of either party was living at the time of marriage, मतलब ये हुआ, there was a person मिस्टर एक्स एंड मिस्टर, सॉरी, मिस वाई, दोनों की हो गई शादी। वाई ने जेड के साथ शादी कर ली, एक्स जिंदा है, या एक्स ने बी के साथ शादी कर ली, वाई जिंदा है, ये वॉइड मैरिज हो जाएगी, ये अलाउड नहीं है, ये भी डाइवोर्स का ग्राउंड है। इज दैट क्लियर? तो इस्लामिक धर्म में, मुस्लिम्स में, चार के होते हुए पांचवी नहीं कर सकते, तीन के होते हुए चौथी कर सकते हैं। हिंदू और क्रिश्चियन में ये चीज कॉमन है, एक के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। बट मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं जहां पे एक्स की शादी वाई से हुई थी, वाई वॉज वेरी 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 इल, अबाउट टू डाई विद इन 4-5 years, भरोसा नहीं था, तो वाई ने खुद ही सोचा एक्स तुम बी से शादी कर लो, बच्चे अच्छे कर लो एटलीस्ट। इज दैट क्लियर? ताकि शादी इजिली हो जाए और परिवार आगे बढ़ पाए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? इस केस में ये वैलिड है, बट कानूनन वैलिड नहीं है। कंसेंट था इसका, इसलिए वैलिड है। और अगर पगला गया हस्बैंड या वाइफ, अनसाउंड माइंड के हो गए, तो भी मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी।
हाँ, एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर 3 शादियां हो चुकी हैं तो चौथी का कंसेंट चाहिए। अब गर्भ जी क्या पूछना चाहते हैं, 3 शादियां हो चुकी हैं एक मुस्लिम इंसान की, लड़के की, वो चौथी लड़की से शादी करना चाहता है, पहले 3 की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, चौथी वाली को कुबूले 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 बोलना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे आप लोगों ने, मेरी बात नहीं सुनी। मिस्टर एक मुस्लिम लड़का था, उसने पहली शादी B1 से की, कुबूले कुबूले कुबूले, फिर B2 से शादी हुई, तो B2 से शादी करते टाइम ए को B1 की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये मतलब है इसका। ओके, उसके बाद फिर B3 से शादी कर ली, B1 B2 से परमिशन नहीं लेनी, B4 से शादी कर ली, B1 B2 B3 से परमिशन नहीं लेनी है। B5 से शादी करना मुस्लिम धर्म में भी गलत है, अगर B1 B2 B3 B4 में कोई अलाइव है तो। अब केस क्या फंसेगा सर, B3 कोमा में चली गई, तो कोमा को तो डेड माना जाता है ना, बट ये ब्रेन डेड है, लाइफ डेड नहीं है। अब यहां पे कोर्ट में केस चला जाएगा कि ये कोमा में थी तो मैं 5वीं शादी कर सकता हूं कि नहीं। तो अब यहाँ पे डॉक्टर की गवाही, कितने % चांस है कोमा से रिकवरी के, डॉक्टर कहेगा भाई मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 99% रिकवरी नहीं होगी, तो हो सकता है मौलवी साहब बोले अच्छा ठीक है कर लो, अब वो केस टू केस डिसाइड होगा। समझ में आ गया। इशिता जी मैंने आपको क्लास लिंक भेज दिया था भाई, उस नंबर पर मैसेज जाता है आपको रेगुलरली। चलिए खैर, ये पार्ट ऑफ द टॉपिक देख लीजिएगा। समझ में आ गया। तो आप बोल सकते हैं काफी हद तक क्रिश्चियन लॉ में भी जो भी वॉइड मैरिज के कंडीशंस हैं वो हिंदू लॉ से मिलते जुलते हैं। नाम क्या दिया गया है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का कानून था जो ब्रिटेन में चलता था, उसी को इंडिपेंडेंस से पहले हिंदुस्तान में हम ले आए, सिर्फ नाम लगा दिया इंडियन। तो ब्रिटेन में डाइवोर्स एक्ट रहा होगा, यहाँ पे इंडियन डाइवोर्स एक्ट बन गया। तो सर 1869 में इंडिया में क्यों आया, इंडिया में तो उस समय क्रिश्चियंस थे ही नहीं ब्रिटिशर्स के अलावा, कोई ब्रिटिशर अपनी बीवी को लेके आया होगा, मन किसी और हिंदुस्तानी के साथ लग गया, तो उसने डाइवोर्स देने की सोची, क्योंकि वो हिंदुस्तान था, तो हिंदुस्तान में कानून होना चाहिए था, तो शायद उस समय कानून आया होगा। ओके, पारसी लॉ, ये लोग बड़े बढ़िया होते हैं, बड़ी टोपी पहन लेंगे, काम खत्म, टिकड़ा टिकड़ा बोलते रहते हैं। दे डू नॉट रिकग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल, आशीर्वाद से इनकी शादी होती है बस। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट एक ही कानून बना लिए लोग, भाई दो अलग अलग कानून नहीं झेल पाएंगे। मैरिज को कैंसिल कब करेंगे, जब नेचुरल कॉजेस की वजह से मैरिज कंज्यूमेट ना हो पाई हो। कंज्यूमेट मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, फिजिकल रिलेशंस हो, इकोनॉमिक रिलेशंस हो, सोशल रिलेशंस हो, चाइल्ड ना हो पा रहा हो, आपस में विचार ना मिलते हो, कंपेनियनशिप का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, नेचुरल कॉज होना चाहिए। व्हाट, नेचुरल कॉज, व्हाट इट क्लियर, उसमें ये इंपोर्टेंसी वगैरह सब कुछ आ जाती है। समझ में आ गई बात भाई, एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स, पक्का। तो ये सारे के सारे मैरिज के ग्राउंड्स सबको समझ में आ गए। चलिए, तो मैरिज होती है समाप्त।